कक्षा 12वीं पाठ नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से 2 और इस पाठ के 4 अंक वाले कुछ प्रश्नों की आज हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। पहला जो इसमें नोट आता है, 1977 में छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे। और एक नोट आ जाता है, एक दल की प्रधानता के समाप्ति पर नोट लिखें। तो आज इस सेशन में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है, 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के क्या कारण थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब 1977 में छठी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को न केवल हार का सामना करना पड़ा, बल्कि कई राज्यों में उसकी सरकार हारी और भारत में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हुआ। उस समय लोकसभा चुनाव होने के उपरांत मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और 2 उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें जनता पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण नेता उस समय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जो जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतकर आए थे। तो अब हम चर्चा करेंगे भाई 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी। सबसे पहला जो इसमें अध्ययन करने का हमारा विषय है वो है 1975 का आपातकाल। यानी कि 26 जून 1975 को जो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया और वो 10 जनवरी 1977 तक लागू रहा। इस दौरान इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने न केवल लोकतंत्र को कुचला, बल्कि विपक्ष को जेल में डालकर एक तानाशाही शासन का शुरुआत की। तो 1975 की जो आपातकाल है वो भी जनता में आक्रोश, विपक्ष में आक्रोश करने के साथ साथ उस समय की सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के पतन का मुख्य कारण बना। अगला जो पॉइंट है परिवार नियोजन। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चलाया, उसमें अनेक असफलताओं के साथ साथ लोगों में आक्रोश करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिससे जनता आक्रोशित हो गई और उन्होंने आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध वोट डाला। आर्थिक असंतोष। यानी कि जब 1975 में आपातकाल लगा, उससे पहले देश ने 1971 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई, 1965 की भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई और इसके साथ साथ अनेक ऐसा वातावरण तैयार हो गया, ऐसी परिस्थितियां हो गई जिससे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और लोगों का उस महंगाई के प्रति आर्थिक असंतोष उभर कर आया, जिसके कारण लोगों ने उस समय की सरकार 1977 की छठी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध वोट किया और जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय गांधी का तानाशाही व्यवहार। यानी कि इंदिरा गांधी के समय में उनके जो पुत्र थे संजय गांधी, वो इंदिरा गांधी को हर कदम पर सहायता करते थे, राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करते थे और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डराते थे, धमकाते थे। तो उनका तानाशाही व्यवहार भी उस समय के नेताओं को रास नहीं आया और इसकी जानकारी उन्होंने न केवल जनता को दी, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे लोगों को इंदिरा गांधी के पुत्र के प्रति एक प्रकार से उनके खिलाफ वोट डालने की प्रणाली शुरू हुई। चुनाव के लिए गलत समय का चयन। यानी कि 1975 से 10 जनवरी 1977 तक आपातकाल लगा और उसके तुरंत बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा था कि वह चुनाव जीत जाएगी। तो उस समय लोग भड़के हुए थे, विपक्ष भड़का हुआ था और लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति आक्रोश था और उसी समय चुनाव हो गए। तो चुनाव के लिए गलत समय का चयन करना भी श्रीमती इंदिरा गांधी की हार का मुख्य कारण बना। उसके साथ साथ
कांग्रेस का जनता का समर्थन न मिलना। जब आपातकाल समाप्त हुआ, विपक्ष के नेताओं से को जेल से रिहा किया गया, उन्होंने जेल में किए गए अत्याचारों को जनता के सामने रखा, तो जनता को विश्वास हो गया कि इस तानाशाही सरकार को हटाना जरूरी है। तो जो व्यापक जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को पहले के चुनाव में मिलता था, इस चुनाव में नहीं मिला, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई। उसके साथ साथ एक अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, उसका भी हम इसमें चर्चा करेंगे, वचनबद्ध न्यायपालिका व वचनबद्ध नौकरशाही। यानी कि वचनबद्ध न्यायपालिका क्या कहलाती है? इसका अर्थ है वचनबद्ध न्यायपालिका किसी सरकार या दल के वचनबद्ध होकर कार्य करती है। यानी कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर कार्य करना वचनबद्ध न्यायपालिका कहलाती है। इसमें कोई भी न्यायपालिका सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं करती, बल्कि सरकार के पक्ष में फैसला करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध न्यायपालिका के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे वचनबद्ध न्यायपालिका को बढ़ावा मिला। वचनबद्ध न्यायपालिका को एक मजबूत बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ प्रयास किए, कुछ कदम उठाए, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यायाधीशों की बदली, यानी कि न्यायाधीशों की जो बदली करते हैं, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में हम न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना उस समय की सरकार का नितांत आवश्यक है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऐसा प्रचलन शुरू किया जिसमें सीनियरिटी को अनदेखा, यानी कि वरिष्ठता को अनदेखा करके जूनियर जो न्यायाधीश थे उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया। उसका एक उदाहरण है, जैसे HR खन्ना की अनदेखी कर, यानी कि सीनियर जो न्यायाधीश थे HR खन्ना, उनकी अनदेखी कर MH वैद को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की और उनके 3 साल के सरकार के प्रति वफादारी के कार्य को देखते हुए उनकी आगे फिर परमानेंट नियुक्ति की गई। यानी कि न्यायाधीशों को एक प्रकार से मोटिवेट किया गया कि आप सरकार के पक्ष में फैसले दें जिससे आपकी परमानेंट नियुक्ति हो। इस प्रकार ये प्रचलन भी वहाँ शुरू किया गया। राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना, यानी कि एक परंपरा है कि न्यायाधीशों की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीश निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं, उन द्वारा दिए गए निर्णयों को राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती, वे सबके लिए सर्वमान्य निर्णय होते हैं। लेकिन जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जब प्रिवी पर्स का फैसला हुआ, उसमें न्यायाधीशों ने सरकार के विपक्ष में फैसला दिया, यानी कि सरकार उससे राजी नहीं थी, तो उस समय के सांसदों द्वारा न केवल संसद में न्यायाधीशों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए, बल्कि उनकी कड़ी आलोचना भी की गई। इसके साथ साथ अन्य जो प्रावधान किए गए, प्रयास किए गए, उनमें कम वेतन, यानी कि न्यायाधीशों को कम वेतन दिया गया। उनकी नियुक्ति निष्पक्ष न होकर राजनीतिक आधार पर की गई, जिससे वह सरकार के प्रति वफादार रहें। और अंत में रिक्त पदों का न भरना, यानी कि उस समय बहुत से पद रिक्त रहे, जिससे कि न्यायाधीशों पर काफ़ी वर्क का लोड रहा और कार्य की अधिकता हुई। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऐसा प्रचलन शुरू किया कि न्यायाधीशों की रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर, लाभकारी पदों पर नियुक्त किया। तो ये कुछ ऐसे प्रयास थे जिसको करके वचनबद्ध न्यायपालिका को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ एक अन्य प्रश्न जो आ जाता है, वचनबद्ध नौकरशाही, यानी कि वचनबद्ध नौकरशाही, ये भी उसी तरह का प्रश्न है जिस प्रकार वचनबद्ध न्यायपालिका का प्रश्न था। वचनबद्ध नौकरशाही क्या है? वह नौकरशाही जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर कार्य करती है, वचनबद्ध नौकरशाही कहलाती है। यह सरकार के कहे अनुसार काम करती है, सरकार के विरुद्ध काम नहीं करती। तो इस प्रकार वचनबद्ध नौकरशाही का भी 2 या 4 नंबर का नोट आ जाता है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनेक नौकरशाहों को अपने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और
जो अधिकारी सरकार के पक्ष में कार्य करते थे, निष्पक्ष न रहकर सरकार के पक्ष में कार्य करते थे, उन नौकरशाही को बढ़ावा देने वाले कुछ कदम थे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आ जाता है, आपातकाल पर नोट लिखें। यानी कि आपातकाल का 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो इसमें हम कहेंगे सबसे पहले आपातकाल का क्या अर्थ है। यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया को समाप्त करके एक ऐसी शासन प्रणाली को लागू करना जिसमें अधिकारों का हनन होता है, आपातकाल कहलाता है। संवैधानिक प्रक्रिया निरस्त हो जाती है, उसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार न होकर एक तानाशाही सरकार बन जाती है। तो जो आपातकाल है 25 जून 1975 से शुरू हुआ और 10 जनवरी 1977 तक चला। इसके क्या कारण थे, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया। जब हम आपातकाल पर नोट लिखते हैं तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है 1971 की पाक के साथ लड़ाई और व्यापक खर्च होना। यानी कि 1975 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई उसमें भारत ने जीत हासिल की। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुर्गा का अवतार ग्रहण करते हुए न केवल भारत को विजय दिलाई बल्कि पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। लेकिन इस लड़ाई में भारत को काफ़ी खर्च उठाना पड़ा और वो खर्च भारत उस समय वहन करने की स्थिति में नहीं था। इस युद्ध का जो खर्चा है सारा आर्थिक बोझ जनता पर पड़ा। तो इस कारण जनता में महंगाई के कारण काफ़ी असंतोष बढ़ गया था। 1975 में अच्छी फसल का न होना, यानी कि एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा, अकाल महामारी के कारण 1972 जो 73 है उसमें अच्छी फसलें नहीं हुई और महंगाई जो पहले ही बढ़ी हुई थी उसमें आग लगाने का काम किया। 1973 में ओपेक जो तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है, उसने तेल का उत्पादन रोककर तेल की कीमतें बढ़ाई और सरकार को महंगे दामों पर तेल लेना पड़ा, पेट्रोल लेना पड़ा, जिसके कारण तेल की कीमतें बढ़ीं और जो महंगाई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में गुजरात व बिहार में छात्र आंदोलन, यानी कि 1975 में जो बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था जिसकी अगुवाई उस समय के जननेता जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को न केवल बिहार तक सीमित रखा बल्कि इसको व्यापक यानी कि पूरे देश का एक जन आंदोलन बनाया जिसमें उस समय के छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, गुजरात में भी छात्रों द्वारा एक व्यापक आंदोलन चलाया गया जो अन्याय, तानाशाही और महंगाई के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन था। बिहार और गुजरात का जन आंदोलन सारे देश के आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। इसके साथ साथ रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, उस समय के विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे के कर्मचारियों को हड़ताल करने का आह्वान किया और रेलवे के कर्मचारियों ने रेल रोको आंदोलन चलाया। इस प्रकार कुछ ऐसे कार्य जो कि पूरे देश में व्यापक हो गए, चाहे बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, रेलवे की हड़ताल, महंगाई और इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं पर अत्याचार। तो इन सब के कारण देश में एक अशांति का माहौल हो गया। इस माहौल को, अशांति को काबू करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। उस समय के राष्ट्रपति से सलाह करके और आपातकाल देश में लगाया। इस प्रकार आपातकाल के कारणों का अध्ययन करने के बाद हम जान जाएंगे कि आपातकाल के क्या कारण थे।